हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राविंद्र अकेडमी। और आज का जो वीडियो होगा वो लास्ट वीडियो होगा आर्मेचर वाइंडिंग के ऊपर। तो सबसे पहले एक टॉपिक हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट पिचिंग आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग को शॉर्ट पिच करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। शॉर्ट पिच वाइंडिंग का एक बार मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ, ताकि आप इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अच्छे से समझ पाओ। रिकॉल करिएगा, बस ये हमने किया हुआ है पहले। पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट, चौथा स्लॉट, पांचवा स्लॉट, छठवां स्लॉट। फुल पिच की अगर हम बात करें, ये हमारी फुल पिच क्वाइल है। क्वाइल साइड 1 हमने पहले स्लॉट में रखा है और क्वाइल साइड 2 को हमने छठे स्लॉट में रखा है। ये हमारी क्या है, फुल पिच क्वाइल। क्योंकि दो क्वाइल साइड के बीच की जो दूरी है वो पोल पिच होती है। एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा बस। ये है क्वाइल साइड 1, ये है क्वाइल साइड 2। दोनों की जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है गाइस? दो क्वाइल साइड के बीच की दूरी होती है वन पोल पिच, और इसी को हम बोलते हैं क्या? दो क्वाइल साइड के बीच की दूरी क्या होता है? क्वाइल स्पान। और वन पोल पिच होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल हमेशा। और दो क्वाइल साइड के बीच की दूरी को हम क्वाइल स्पान भी कहते हैं, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फुल पिच क्वाइल है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्वाइल स्पान है वो वन पोल पिच के बराबर है। अब हमने क्या किया, इस क्वाइल को शॉर्ट पिच करने के लिए हमने क्या किया, क्वाइल साइड 2 को उठा के पांचवें स्लॉट में रख दिया। तो कुछ इस तरह का डायग्राम हमें मिलेगा। और ये जो शॉर्ट पिचिंग किया है हमने, ये जो दूरी है ये अल्फा एंगल कहलाती है, राइट। तो अब ये बीटा एंगल होगा। अब क्वाइल साइड 2 यहाँ पे आ चुका है, मतलब ये हमारा अब क्वाइल स्पान होगा बीटा। तो अब पहला एडवांटेज मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कॉइल को शॉर्ट पिच करते हैं तो हमें एक पिच फैक्टर मिलता है। हमें एक पिच फैक्टर मिलता है जिसका वैल्यू है कॉस अल्फा अपॉन 2, राइट। तो हम यहाँ पे इस केपी को या जो अल्फा है उसे एडजस्ट करके हार्मोनिक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। याद करिए, हमने फॉर्मूला क्या डिराइव किया था? अल्फा इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई एन। मगर अगर हमें एन हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है तो अल्फा की वैल्यू हम चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो हार्मोनिक है वो क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। तो पहला एडवांटेज क्या है शॉर्ट पिच वाइंडिंग का? इफेक्ट ऑफ डोमिनेंट हार्मोनिक्स रिड्यूस्ड। इफेक्ट ऑफ डोमिनेंट हार्मोनिक रिड्यूस्ड। अगर हम मान लें, हम हमसे आपको कोई बोलता है कि हमें अल्फा कुछ इस तरह से चूज करना है कि थर्ड हार्मोनिक एब्सेंट रहे, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180। थर्ड हार्मोनिक को हमें एलिमिनेट करना है तो एन हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अल्फा की वैल्यू हमें 60 डिग्री रखना पड़ेगा ताकि थर्ड हार्मोनिक एलिमिनेट हो जाए, राइट। तो ये डोमिनेंट हार्मोनिक एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा, अगर हार्मोनिक एलिमिनेट हो जाता है तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? जो हमारी वेव फॉर्म है, जनरेटेड वेव फॉर्म, वो ज़्यादा साइनोसॉइडल हो जाती है, राइट। सो द generated wave form will be more sinusoidal। तीसरा एडवांटेज क्या, आप मुझे देख के बता सकते हो? जो फिगर है शॉर्ट पिच वाइंडिंग का, उसको देख के मुझे आप बता सकते हो? पहले देखिए, हमारा क्वाइल साइड 1 यहाँ पे था, क्वाइल साइड 2 यहाँ पे था। फिर हमने क्वाइल साइड 2 को उठा के पांचवें स्लॉट में रख दिया।
तो हमें क्या लग रहा है, अब जो कॉपर की रिक्वायरमेंट है हमारे पास वो कम है, पहले से कम कॉपर हमें लग रहा है, कॉपर की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई। आप भी मानते हो कि आप देख सकते हो जो लंबाई थी कॉइल की, ये जो लेंथ थी कॉइल की वो क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि हमने छठे स्लॉट से उठा के पांचवें स्लॉट में रख दिया कॉइल साइड 2 को। तो तीसरा एडवांटेज क्या है, सेविंग ऑफ कॉपर, सेविंग ऑफ कॉपर, राइट। अब कॉपर सेव हो रहा है, इससे हमें क्या फायदा होता है, कॉपर में क्या होता है, आई स्क्वायर आर लॉस। तो अब कॉपर कम यूज कर रहे हैं हम, तो आई स्क्वायर आर लॉस रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। सेविंग, अब काफी लोगों को कंफ्यूजन होगा कि कॉपर को कम रखने की वजह से जो आई स्क्वायर आर लॉस है वो कैसे कम हो गया। तो देखिए, आर इज इक्वल टू क्या होता है, तो रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर कॉपर कम यूज कर रहे हैं तो लेंथ कम होगा, लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो आई स्क्वायर आर लॉस कम होगा, और आई स्क्वायर आर लॉस कम है तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो ये हमारे एडवांटेजेस हैं शॉर्ट पेज वाइंडिंग के। अब देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। एक ही डिसएडवांटेज है जो कि बहुत डोमिनेट करता है, वो क्या है बताइए। डिसएडवांटेज ऑफ शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग। आप आराम से बता सकते हो, थोड़ा सा कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके। देखिए, जब हमने शॉर्ट पिचिंग नहीं किया था तो ये अल्फा वाला टर्म नहीं था, राइट। मतलब कॉइल साइड 1 में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, या हम मान लें कि ये अल्फा वाला टर्म गायब था जब तक हमने इसमें शॉर्ट पिचिंग नहीं किया था। तो दो कॉइल साइड में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था वो क्या था, सेम फेज में, ई ई। तो जब दो ईएमएफ सेम फेज में होते हैं तो वो एल्जेब्रिकली ऐड हो जाते हैं, दैट इज ट्रू। बट जब हमने इसे शॉर्ट पिच किया तो अल्फा टर्म पिक्चर में आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि रिजल्टेंट ईएमएफ क्या हो गया, 2e cos अल्फा बाई। ये आफ्टर शॉर्ट पिचिंग का एंगल है, ये मैंने कराया हुआ प्रूफ, राइट। और E रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2e, ये फुल पिच का रिजल्टेंट वोल्टेज है, वोल्टेज ऑफ फुल पिच, राइट। तो इसी को एलजेब्रिक सम बोलते हैं, इसी को वेक्टर सम बोलते हैं। तो याद करिए हमने केपी कैसे निकाला था, वेक्टर सम अपॉन एलजेब्रिक सम, तो cos अल्फा बाई 2 बचा था, राइट। तो यहाँ से हमें डिसएडवांटेज क्या मिल रहा है, पहले जब हमने फुल पिच कॉइल की तो हमें 2e ईएमएफ मिल रहा था, शॉर्ट पिचिंग के बाद हमारा ईएमएफ क्या हो गया, 2e मल्टीप्लाइड बाई cos अल्फा बाई 2, मतलब cos वाला टर्म आ गया। और हम जानते हैं cos की जो वैल्यू है वो 1 से कम ही आपको मिलेगी, मतलब रिजल्टेंट ईएमएफ कम हो गया। तो यही हमारा डिसएडवांटेज है, स्मॉल रिडक्शन इन फंडामेंटल वोल्टेज। ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो ये है शॉर्ट पिचिंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब चलिए चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे। तो गाइस मुझे एक चीज बताइएगा कि अब, ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। ओके, तो चलिए हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग पे। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होता है, करेक्ट। तो सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग बता देता हूँ।
कि हाउ टू आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। मान लीजिए हमारे पास ये दो स्लॉट है, मैं पहले बता चुका हूँ, बस ये एडवांटेज या डिसएडवांटेज समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ फिर से। इस दो स्लॉट में हमने एक कॉइल को वाउंड कर दिया। ये कॉइल में मान लेते हैं 90 टर्न्स है, राइट। इसे हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। बट डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में हमने क्या किया कि इस 90 टर्न को 30-30 में हमने डिवाइड कर लिया 3 कॉइल्स में। तो हमारे लिए कितनी कॉइल्स की रिक्वायरमेंट हो गई? 3 कॉइल्स की, मतलब 6 स्लॉट्स में हमें इसे बाउंड करना पड़ेगा। तो 30 टर्न की जो कॉइल है हमने इन दो स्लॉट्स में बाउंड कर दिया। 30 टर्न की जो कॉइल है उसको इन दो स्लॉट्स में, और जो बची हुई 30 टर्न्स है उसको हमने इन स्लॉट्स में बाउंड कर दिया, राइट। अब आप क्या देख रहे हो, अगर हम ये पूरे कॉइल की बात करें तो ये टोटल अगर हम तीनों मिला दें तो 30 × 3 क्या हो जाएगा? 90 टर्न्स। इसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। हम इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, मतलब हमने कॉइल को डिवाइड करके अलग अलग स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, करेक्ट। तो इससे हमें एडवांटेज क्या मिल रहा है? सबसे पहला एडवांटेज है कि हार्मोनिक्स रिड्यूस हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कॉइल को शॉर्ट पिच करते हैं हमें एक टर्म मिलता है Kp, सिमिलरली हमें एक टर्म मिलता है Kd। तो इन दोनों टर्म्स की वजह से हम हार्मोनिक को रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला है हार्मोनिक्स कैन बी रिड्यूस्ड। हार्मोनिक्स रिड्यूस हो गए। अब दूसरा एडवांटेज क्या है? मान लीजिए हमने पूरी 90 टर्न्स की कॉइल को एक ही जगह पूरा वाउंड करते हुए चले गए हैं, तो यहाँ पे कॉइल्स क्या है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो चुकी है। अब इसमें करंट फ्लो होगा, राइट। करंट फ्लो होगा तो लॉस होगा, और वो लॉस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, राइट, क्योंकि ये बहुत कंजस्टेड हो गया है, राइट। तो जो भी यहाँ पे हीट जनरेट होगी वो बहुत आसानी से एनवायरनमेंट में डिसिपेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत जो कॉइल्स है वो कंजस्टेड है। बट यहाँ पे आप देखिए, बहुत जो कॉइल्स है वो इनके बीच में एयर काफ़ी है, वेंटिलेशन काफ़ी मिल रहा है, तो जो हीट का डिसिपेशन होगा एनवायरनमेंट में वो बहुत ही यूनिफॉर्मली होगा। तो जो दूसरा एडवांटेज है, टेम्परेचर राइज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। टेम्परेचर राइज is uniformly distributed, करेक्ट। और जिसकी वजह से क्या होगा, कूलिंग इज वेरी इफेक्टिव। कूलिंग इज वेरी इफेक्टिव। पहले जो आई स्क्वायर आर लॉस हो रहा था ये इसी टर्न 90 टर्न्स के अंदर हो रहा था, बट वो जो हीट है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, जिससे अब जो कूलिंग है वो ज़्यादा और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, करेक्ट। चलिए, चौथा एडवांटेज क्या है? द कॉइल इज मैकेनिकली बैलेंस्ड, राइट। अगर हम किसी भी कॉइल को अलग अलग स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो आपने देखा होगा कि जो मैकेनिकल बैलेंस है वो और अच्छा हो जाता है, राइट। तो आप इन दोनों डायग्राम को देख के पता कर सकते हो कि कौन सा मैकेनिकली बैलेंस है। तो आर्मेचर वाइंडिंग इज मैकेनिकली बैलेंस्ड। आर्मेचर वाइंडिंग इज मैकेनिकली बैलेंस्ड, क्योंकि लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, राइट। लोड एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं है, लोड अब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इसीलिए मैकेनिकली बैलेंस हो जाता है आर्मेचर वाइंडिंग।
अब लास्ट देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है इसका। तो डिसएडवांटेज आपको अच्छे से पता होगा। व्हाट इज डिसएडवांटेज? क्या है डिसएडवांटेज बताइए। जब हम वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमें मिलता है, जो कि ईएमएफ में क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं हम। याद करिए, जो ईएमएफ है वो क्या होता है, फाइनल ईएमएफ 4.44 एफ पाई नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज केपी और केडी। तो ये केडी का जो फॉर्मूला है वो क्या क्या है, साइन एम गामा बाई 2 अपॉन एम साइन गामा बाई 2। यहाँ पे केडी की वजह से क्या हो रहा है, केडी की वैल्यू जब हम निकालते हैं क्वेश्चन में तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर 0.954 या 0.967 इस तरह की कुछ वैल्यूज आती है। तो हमेशा ये केडी इस फॉर्म में मल्टीप्लाई होगा टोटल ईएमएफ में, जिसकी वजह से टोटल ईएमएफ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, स्मॉल रिडक्शन, स्मॉल रिडक्शन इन फंडामेंटल वोल्टेज। ये फंडामेंटल वोल्टेज होता है, फंडामेंटल वोल्टेज। आई होप ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस आर्मेचर वाइंडिंग का, उसके बाद हम चलेंगे वोल्टेज ड्रॉप। करेक्ट? तो चलिए क्वेश्चन को लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अ 3 फेज 16 पोल स्टार कनेक्टेड synchronous generator has 144 slots and double layer wound armature winding. Each coil has 10 turns. हर लाइन को समझते जाइए। Each coil has 10 turns. The rotor is driven, या जो रोटर की स्पीड है, the rotor speed is 375 rpm and flux per pole is 25 milliweber. Each phase winding is connected in two parallel paths. Each phase winding, ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस आर्मेचर वाइंडिंग का। Each phase winding is connected in two parallel paths. Connected in two parallel paths, right? So what is the RMS value of generated EMF? RMS value of generated EMF per phase. सॉल्यूशन इसका देखते हैं कैसे करना है। चलिए बताइए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। तो एक ईएमएफ हमें चाहिए। ईएमएफ का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। ईएमएफ इज इक्वल टू 4.44 एफ पाई नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज के पी के डी। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा, राइट? तो यहाँ पे अब हमें केपी कैसे निकालेंगे मुझे बताइए। केपी के बारे में कुछ दिया गया है क्या हमें? तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि वाइंडिंग इज शॉर्ट पेस्ड बाय टू स्लॉट। ब्रैकेट में एक छोटा सा जो टर्म है वो लिख लीजिएगा, वाइंडिंग इज शॉर्ट पेस्ड बाय टू स्लॉट। वाइंडिंग इज
शॉर्ट पिच्ड बाय 2 स्लॉट्स। चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या, केपी। केपी हम जानते हैं क्या होता है, कॉस अल्फा बाई 2। हमें अल्फा नहीं दिया गया है, मतलब कितने एंगल से हम शॉर्ट पिच कर रहे हैं ये नहीं दिया गया है। हमें दिया जा रहा है 2 स्लॉट से हमने शॉर्ट पिच किया है। मतलब हम अगर एक स्लॉट का एंगल निकाल लें तो 2 स्लॉट का एंगल निकाल सकते हैं। तो गामा क्या हो जाएगा, पोल इंटू 180 डिवाइडेड बाई स्लॉट्स, राइट। तो गामा इज इक्वल टू, पोल हमें दिया गया है 16, 180, स्लॉट्स हमारे पास है 144, मतलब ये आ जाएगा 20 डिग्री। एक स्लॉट 20 डिग्री का एंगल बना रहा है और हमने शॉर्ट पिचिंग करी है 2 स्लॉट से, तो अल्फा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 20 दैट इज 40। तो कॉस 40/2 हमें केपी मिल गया कितना, 0.939। अब हम निकाल लेते हैं के डी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, साइन एम गामा बाई 2 अपॉन एम साइन गामा बाई 2। सब कुछ हमें पता है, गामा पता है, एम पता करना है। एम मैंने आपको बताया क्या होता है, स्लॉट पर पोल इंटू पर फेज। तो स्लॉट्स है 144, पोल्स हैं 16, फेज है 3, तो ये हमें मिल गया 3। फेज बेल्ट हो गया हमारे पास 3। तो यहाँ से के डी निकाल लीजिए, गामा भी पता है आपको, एम भी पता है, आप के डी निकाल सकते हो। तो साइन 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 साइन 20/2। तो यहाँ से हमें के डी गाइस कितना मिल जाएगा, 0.957। केपी और के डी दोनों मिल चुका है, फ्लक्स दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में जो आपको जानना जरूरी है। क्या बोला जा रहा है, ईच फेज वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन 2 पैरेलल पाथ। हर फेज वाइंडिंग की मतलब हर फेज जो है वाइंडिंग 2 पैरेलल पाथ में कनेक्टेड है। मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। बोला जा रहा है कि अगर 3 फेज कॉइल्स हैं हमारी, तो ये 2 पैरेलल पाथ में कनेक्टेड हैं कुछ इस तरह से। और हमें बोला जा रहा है कि पर फेज ईएमएफ निकालिए। तो मुझे बताइए पर फेज ईएमएफ जो हम निकालेंगे वो यही होगा। तो ये जो ईएमएफ है ये इस कॉइल के लिए भी सेम होगा, दूसरी कॉइल के लिए भी सेम होगा, क्योंकि पैरेलल में ईएमएफ सेम होगा और हर पाथ में जो कॉइल है वो पैरेलली कनेक्ट है, राइट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी होगी। क्या देखिए, डबल लेयर वाइंडिंग है या सिंगल लेयर वाइंडिंग है, ये डबल लेयर वाइंडिंग है। डबल लेयर वाइंडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी होती है, नंबर ऑफ स्लॉट्स के बराबर। और डबल लेयर वाइंडिंग नंबर ऑफ कॉइल्स बराबर नंबर ऑफ स्लॉट्स। नंबर ऑफ स्लॉट्स हमारे दिए गए हैं 144। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हर कॉइल के 10 टर्न्स हैं, तो टोटल टर्न्स कितने आ जाएंगे, 1440। अब हमें टर्न पर फेज चाहिए, मतलब ये जो 1440 टर्न्स हैं वो 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो क्वाइल्स आपको दिख रही हैं सबको मिला के 1444 है। हमारे पास टोटल 3 फेज हैं, तो टर्न पर फेज कितना हो जाएगा, 1440/3, तो हमें मिल जाएगा 480। मतलब इस फेज की अगर हम बात करें तो इसमें 480 टर्न्स हैं। बट अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 पैरेलल पाथ हैं और हर पाथ का ईएमएफ सेम है, राइट। तो हम नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ कर देंगे तब हमें जाके वो ईएमएफ मिलेगा। तो पर पाथ निकालना पड़ेगा हमें, डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 1 2 40। नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज पर पाथ इज इक्वल टू 240। चलिए
फॉर्मूले में अब हमें पुट करना है और कुछ भी हमें नहीं करना है, सब कुछ हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो E इज इक्वल टू क्या होता है 4.44 F5 नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज पर पाथ हो जाएगा यहाँ पे KP KD। सो 4.44 फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी गई है 50, फ्लक्स हमें दी गई है 25 मिली वेबर, तो 25 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ टर्न्स पर पाथ हमें दिया गया है 240 हमने कैलकुलेट किया है। केपी हमने कितना कैलकुलेट किया गाइस 0.939, केडी हमने कितना कैलकुलेट किया 0.957। तो हमें ये फेज में फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, याद करिएगा। तो फेज ईएमएफ हमें कितना मिल चुका है यहाँ पे 1200 और यही हमें निकालना था, ये आपका आ जाएगा आंसर, राइट। तो यहाँ पे हम आर्मेचर वाइंडिंग का डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था वो आई होप आपने किया है कि नहीं, बस बट उसे जरूर करिएगा। जो ईएमएफ इक्वेशन मैंने आपको कराई थी आज, जो इससे पहले वाला वीडियो है उसमें मैंने डिराइव कराया था कि 3 फेज ईएमएफ अपॉन 2 फेज ईएमएफ का रेशियो क्या होगा। उसी तरह मैंने आपको बोला था कि सिंगल फेज अपॉन 2 फेज या 3 फेज अपॉन सिंगल फेज, इस तरह से आपको खुद से डिराइव करना है। और अगर नहीं कर पाते हो आप तो मुझे बता दीजिएगा, मैं किसी लेक्चर में करवा दूंगा, राइट। बट आप अपने से कर सकते हो, मैंने एक आपको करवा दिया है, राइट। तो आर्मेचर वाइंडिंग हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो अब आएगा वोल्टेज ड्रॉप, राइट। सो थैंक यू।